नमस्कार दोस्तों, रेलवे की सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले साइंस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आज मैं फिर हाजिर हूं। दोस्तों, रेलवे से जुड़ी हुई जितनी भी एग्जाम है, चाहे एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, ग्रुप डी या एएलपी, इस सेशन से आप लोगों को वो क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं जो एग्जाम्स में 100% पूछे जाएंगे। दोस्तों, जिन प्रश्नों की आने की संभावनाएं बनती हैं और जो क्वेश्चन रेलवे में पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, मैं उन्हीं की श्रृंखला को आप लोगों को कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। दोस्तों, इस श्रृंखला का पार्ट फोर्थ में आपको पढ़ा चुका हूं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज जिसकी बारी है जिस पार्ट की, उसका नाम है पार्ट 5। हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। तो दोस्तों, पार्ट 4 तक आप लोगों ने सारे वीडियो को देख लिया होगा। अगर आप इस चैनल पर इस पार्ट को पहली बार देख रहे हैं तो आप सबसे पहले पार्ट 1, 2, 3 और 4 के सीरीज को कंप्लीट जरूर करें, ताकि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, बिना देर किए शुरू कर लेते हैं आज के फिर टॉप 25 क्वेश्चंस जो आने वाली परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं और मेरे साथ इन्हें नोट करते चलें। तो जल्दी से हम लोग आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, जो आप सभी के सामने देके रखा है कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहां पर होता है। हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन द बॉडी अकर, कहां हमारे शरीर के अंदर यूरिया का संश्लेषण होगा, आपको बताना। ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ टॉपिक वाइज भी चीजें आप लोगों को दिखाई जा रही है और ये सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके क्वेश्चन है। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें ऑप्शन देके रखा है आप लोगों को कि यूरिया का संश्लेषण कहां पर होगा। पहला ऑप्शन है यहाँ पर वृक्क यानी कि किडनी। अगला ऑप्शन दिया है इन द लिवर, यकृत में, मूत्राशय में या फिर रक्त में। तो काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। चलिए, इसका जवाब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर यकृत की। अगर आपने लिवर नामक एक ऑर्गन के बारे में पढ़ा होगा तो आप लोग यहाँ पर पढ़ते हो कि यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछा जाता है एग्जाम्स में तो आपको बताना है वह लिवर। लिवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। अगर हमारे शरीर में जितने भी प्रोटीन होते हैं, इन प्रोटीनों का जो निर्माण होता है, प्रोटीनों का निर्माण करने में कौन सहायक होता है, तो यह लिवर ही होता है। तो शरीर के अंदर जितने भी प्रोटीन होते हैं उनका निर्माण लिवर के द्वारा किया जाता है। और साथ ही साथ पित्तरस का निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है, बाइल जूस का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह भी लिवर के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे इसके यूजेज हैं जो हम लोग आगे के सेशन में भी पढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि जो महत्वपूर्ण इनके कार्य होते हैं, हमारा जो यकृत होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जितनी भी अशुद्धियां या विषैले पदार्थ होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड के रूप में होते हैं, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना या फिर बदलना, यह कार्य किसका हो जाएगा, तो यह कार्य हो जाता है यकृत का। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि अगर एग्जाम में आ जाता है कि अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यह कार्य किया जा रहा है लिवर के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब अगर हम लोग देखेंगे तो लिवर ही होना है, यानी ऑप्शन नंबर बी। शरीर में यूरिया का संश्लेषण लिवर के अंतर्गत ही होता है। यूरिया ही होता है जो हमारे भोजन से या शरीर के अंदर से जितने भी टॉक्सिक मटेरियल होते हैं या विषैले पदार्थ होते हैं उनको शरीर से ब्लड के अंदर घोलकर इन्हें हम लोग किडनी के द्वारा बाहर कर देते हैं। तो विषैले पदार्थों को भोजन से अलग करने का जो प्रमुख काम है वो हेपेटिक सेल्स ही करती हैं, यानी यकृत की कोशिकाएं ही करती हैं। इसका प्रमुख कार्य होता है। तो सही जवाब हमारा लिवर हो जाने वाला है। चलिए, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि वृक्क की कार्यात्मक इकाई या फिर जो फंक्शनल यूनिट होगी वो कौन होगा, तो इसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की फंक्शनल यूनिट मानी जाती है या फिर कार्यात्मक इकाई के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग फोकस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। आप लोगों के सामने देके रखा है कि यहाँ पर बोला गया सुक्रोज में क्या होता है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, सुक्रोज में क्या होता है। देखिए, न्यूट्रिशन को लेकर एक क्वेश्चन यहाँ पर आया, ह्यूमन बॉडी चल रहा है, तो बायोलॉजी में इसी प्रकार के प्रश्न हैं जो रेलवे के एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। सुक्रोज में क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ऑप्शन देके रखे हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज और ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तीन प्रकार के ऑप्शन हम लोगों को देके यहाँ पर रखे गए। तो दोस्तों, आप सबसे पहले इस बात को ये समझिए कि अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो सुक्रोज होता है वो होता क्या है, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट का एक पूरा टॉपिक अच्छे से समझें तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो हमारे अंदर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक पर हम लोग बात करते हैं मोनोसेकेराइड की। मोनोसेकेराइड की
अब अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मोनोसेकेराइड शर्करा क्या होती है, मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट में जो सबसे सिंपल लेवल के या सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इन्हीं का एक नाम होता है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट या सिंपलेस्ट शुगर भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये अगर हम लोग देखें तो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट माने जाते हैं, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट इन्हें हम लोग जानते हैं। अगर हम लोग ये देखें कि ये स्वाद में कैसे होते हैं, तो ये स्वाद में मीठे होते हैं, जो हमारे शरीर के अंदर इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, जो डाइजेस्ट किए जा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनके कौन कौन से एग्जाम्पल है जो हमारे शरीर के अंदर हम लोग उपयोग करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जो ग्लूकोज होता है वह एक प्रकार का मोनोसेकेराइड शर्करा होती है, कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट रूप। वही अगर हम लोग बात करते हैं फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज भी एक प्रकार की सबसे सिंपलेस्ट शर्करा मानी जाती है और यह सबसे ज्यादा मीठी प्राकृतिक शर्करा भी मानी जाती है। अगर हम लोग देखें शहद में, तो शहद में फ्रक्टोज ही पाया जाता है, आपको ध्यान से समझना है। अगला हम लोग देख रहे हैं कि आपने एक एग्जांपल और पढ़ा होगा यहाँ पर गैलेक्टोज, कि गैलेक्टोज किस प्रकार की शर्करा मानी जाती है, तो गैलेक्टोज भी एक प्रकार की मोनोसेकेराइड शर्करा मानी जाती है। तो आगे भी हम लोग इनको पढ़ेंगे। आपने डीएनए और आरएनए का नाम जरूर सुना होगा। डीएनए और आरएनए एक प्रकार की सिंपलेस्ट शुगर मानी जाती है, क्योंकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा और आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। चलिए, तो अब हम लोग पार्ट 2 पढ़ लेते हैं इसका, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा वाला भाग, यानी कि डाइसेकेराइड शर्करा। तो डाइसेकेराइड में अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये जो डाइसेकेराइड शर्करा दो सरलतम मोनोसेकेराइड के मिलने से बनती है। अगर दो मोनोसेकेराइड को आपस में मिला दिया जाए तो डाइसेकेराइड शर्करा का निर्माण होता है। और ये जो डाइसेकेराइड शर्करा है, इनको हम लोग सरल शुगर के नाम से जानते हैं, या फिर ये सरल शर्करा के नाम से जानी जाती है। यह भी स्वाद में क्या होती है, मीठी होती है। इनका टेस्ट क्या होता है, स्वीट होता है, आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। तो आप इसके एग्जाम्पल यहां समझिएगा। नंबर 1 पर यहां पर आ जाता है सुक्रोज। अब आप सुक्रोज के बारे में ध्यान रखना है कि जो सुक्रोज है इसमें कौन सी दो मोनोसेकेराइड शर्करा पाई जाती है। तो सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज पाया जाता है सुक्रोज में। वही अगर हम लोग बात करें, हमारा क्वेश्चन यही था कि जो सुक्रोज है उसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पर इसके अलावा भी आपको इंफॉर्मेशन लेना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि लैक्टोज एक डाइसेकेराइड शर्करा है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो लैक्टोज बना होता है दो सरलतम कार्बोहाइड्रेट से, जिनका नाम है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर क्या बना होता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज शर्करा बनी होती है। वही अगर आप लोग इसे आगे पढ़ोगे तो इसके अंदर आगे और भी आ जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं माल्टोज की, तो माल्टोज किसका बना होता है, तो माल्टोज भी एक प्रकार की डाइसेकेराइड शर्करा होती है और यह दो ग्लूकोज के अणुओं के मिलने से बनता है, यानी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से क्या बनेगा, तो सुक्रोज का, माल्टोज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आप लोग यहाँ पर सुक्रोज वगैरह देख सकते हैं। अगर हम लोग तीसरा प्रकार देखें कार्बोहाइड्रेट का, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, और थर्ड होता है पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड शर्करा के अंदर स्टार्च, आप लोगों ने देखा होगा, स्टार्च हो गया, पेप्टिडोग्लाइकन हो गया। वही अगर हम लोग बात करते हैं काइटिन की, सेल्लोज की, ये सभी प्रकार की जो शर्करा होती है ये पॉलीसेकेराइड शर्करा मानी जाती है, जो शरीर में डाइजेस्ट नहीं की जा सकती। देखिए टॉपिक है न्यूट्रिशन, जिनके क्वेश्चंस में लेना स्टार्ट कर दिया हूं, तो आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। क्वेश्चंस लेना और कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वो बताना हमारा काम है। आप केवल इन्हें समय रहते हुए अच्छे से पढ़ लीजिए। नोट्स में आप इन सारी बातों को लिख दीजिए, या फिर यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज। तो सुक्रोज एक डाइसेकेराइड शर्करा है। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को क्या दिया जा रहा है, तो यहाँ विद इमेज एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि बेरियम मिल के लिए प्रयुक्त होता है। बेरियम मिल एक तकनीकी है, बेरियम मिल एक जांच होती है। इस जांच में किस प्रकार से क्या होता है, देखिए एक इमेज आपको दिखाया गया है और इस इमेज में एक व्यक्ति के अंदर आपको एक व्हाइट कलर की नली दिखाई दे रही है। अब ये क्या है, तो चलिए इसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि बेरियम मिल इज यूज्ड फॉर, तो ये क्या रक्त समूह की जांच करने के लिए दिया जा रहा है, क्या ब्लड ग्रुप को टेस्ट करने के लिए एक जांच होती है, या फिर पोषण नाल के एक्स किरण द्वारा, या फिर मस्तिष्क का एक्स किरण द्वारा, या फिर तीनों में से कोई नहीं। आप लोगों को एक बात यहां पर देखने को मिल रही होगी कि जो इमेज आप लोगों के सामने यहां पर बना हुआ दिख रहा है, इस इमेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो हमारी एलिमेंट्री केनाल है, या फिर हमारी जो एलिमेंट्री केनाल या आहार नाल है, उस आहार नाल के भाग हमको दिखाए जा रहे हैं। ये हमारी बकल कैविटी यानी मुगुहा, ये बकल कैविटी से यहाँ पर ग्रास नली यानी इसोफेगस को दिखाया गया है, जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है, जहां से खाना हमारे आमाशय में प्रवेश करता है।
और ये खाना हमारे आमाशय में प्रवेश कर गया, यानी कि जो एलिमेंट्री कैनाल का अगला भाग होता है। देखिए बेरियम मिल के बारे में आप लोग सबसे पहले कुछ बातें समझ लीजिए, बेरियम मिल क्या है। तो अगर हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझे, बेरियम मिल क्या है, इस बेरियम मिल का पूरा टॉपिक मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए बेरियम एक प्रकार की मेटल होती है। अब इस टेस्ट में हम लोग करते क्या है कि जो बेरियम सल्फेट होता है, इस बेरियम सल्फेट के जो घोल होता है, इस घोल को हम लोग मुंह के जरिए शरीर के अंदर लेते हैं। किस लिए लेते हैं? तो अगर हमें पाचन संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या, अगर हमें पाचन संबंधी यानी पोषण संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो हम उस क्रियाविधि को देखने के लिए कि भोजन किस मार्ग में किस तरीके से जा रहा है या किसी अंग में किसी प्रकार की कोई विकृति तो नहीं है। तो छोटी आंत में, बड़ी आंत में, आमाशय में, पक्वाशय में, इन सभी में भोजन को जाते हुए देखकर हम लोग क्या करते हैं, इनकी जो गति होती है हमारे भोजन की, एक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देखते हैं। तो हमें पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए टेस्ट किया जाता है एक्सरे। अब एक्सरे के अंदर नॉर्मल वे में तो इमेजिंग होगी नहीं, तो हम क्या करते हैं कि मुंह के जरिए हम लोग एक सफेद, चमकदार सफेद एक घोल होता है बेरियम सल्फेट का, इसे हम लोग मुंह के जरिए लेते हैं। तो मुंह के जरिए लेते वक्त इसका एक्सरे किया जाता है, जिससे क्या होगा, आप लोगों ने एक इमेज को देखा, जिससे हमें एक सफेद रंग का जो सॉल्यूशन है वो एक्सरे के अंदर शो हो जाता है और हमें ये पता चल जाता है कि किस भाग में क्या विकृति हमारे अंदर होने वाली है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को तो इस सेशन को फटाफट लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ये भूल जाते हैं आप सभी। बेरियम मिल क्या आप लोगों को समझ में आया? तो एक्सरे में जो इमेजिंग दिखाई देती है वो इस प्रकार की इमेजिंग दिखाई देती है बेरियम मिल की वजह से, क्योंकि ऐसे नॉर्मल तो एक्सरे विजिट करेगा नहीं, एक्सरे इसकी इमेजिंग नहीं लेगा। तो हम लोग एक सफेद घोल को अपने मुंह के जरिए, बकल कैविटी के जरिए डालते हैं और यह एलिमेंट्री कैनाल के संपूर्ण भागों की छवि को हम लोगों को बहुत अच्छे से दिखा देगा। तो सही जवाब क्या होगा? रक्त समूह नहीं होगा, पोषण नाल का एक्सीडेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, तो क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है डियर? फटाफट सेशन को आप लोगों को लाइक करना है और शेयर भी करना है, अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि आप शेयर करना सेशन को भूल जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो आपको ध्यान पूर्वक देखना है, अच्छे से समझना है। एक सेकंड, क्वेश्चन 4 हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन 3 हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, तो 4th क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? कि रोटियां मीठी क्यों लगती है? अगर वो ज्यादा से ज्यादा च्यू करे रोटी को तो रोटी मीठी लगती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए इसका जवाब आपको मुझे देना है। क्या कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, वसा शक्कर में बदल जाती है, प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, या इनमें से कोई नहीं? देखिए आपने देखा होगा कि हम बकल कैविटी के अंदर रखकर दांतों के द्वारा भोजन को स्मॉल पीसेस में तोड़कर और जीभ के द्वारा इसे उलट पलट कर हम बहुत अच्छे से इसके अंदर सलाइवा को मिलाते हैं, लार को मिलाते हैं। लार होता क्या है? लार की अगर हम बात करें तो इस लार का केमिकली नाम होता है टाइलिन, या फिर इसे हम लोग एमाइलेज के नाम से भी जान सकते हैं, हमारे शरीर के अंदर ये जो टाइलिन नामक लार है, ये कहां से निकलती है? तो पैरोटिड ग्रंथि यानी कि जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड है वहां से। ये करती क्या है? तो यह स्टार्च अगर हम बात करें, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का काम करती है। स्टार्च को माल्टोज में, जितनी देर तक भोजन को मुंह गुहा के अंदर रखा जाएगा और उसे चबाया जाता है, वही स्टार्च लगातार माल्टोज में कन्वर्ट होता चला जाता है। माल्टोज जो है ये क्या है? यह एक डाइसैकेराइड शर्करा है। पॉलीसैकेराइड से डाइसैकेराइड शर्करा के अंदर रूपांतरण हुआ किसका? हमारे भोजन का। तो ये जो माल्टोज होता है यह ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बनता है। ग्लूकोज मीठापन होगा और हमें जो भोजन है वो मीठा लगता चला जाएगा। तो हमारा सही जवाब होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो शक्कर में परिवर्तित होता रहता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, मैंने फिर बोला है, सेशन आप लोगों को समझ में आ ही रहा है। आप अच्छे से नोट्स बनाते चलना, एग्जाम्स आप लोगों की 100% निकलने वाली है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है? यानी कि आपको रिलेशनशिप बताना है लाइकेन का। तो लाइकेन आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइकेन एक अगर देखें तो एक सहजीवी संबंध माना जाता है। लाइकेन देखें तो यह एक प्रकार का सिम्बायोटिज्म माना जाता है, सहजीवी संबंध। और यह सहजीवी संबंध किसका होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि जो लाइकेन होता है उसके अंदर कवक और शैवाल यानी कि एल्गी और फंगस, ये दोनों मिलकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या होगा? तो एक एल्गी और एक फंगस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा।
एक एल्गी तथा एक ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा नहीं होगा, एक बैक्टीरिया और एक फंगस, एक बैक्टीरिया नहीं, आपको ध्यान रखना है एक एल्गी और फंगस यानी कि कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध होता है। इसी लाइकेन से हम लोग लिटमस पेपर का निर्माण करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। यहाँ पर पूछा गया है कि ड्यूडेनम क्या होता है, ड्यूडेनम किसका भाग है। आपको एक इमेज दे के रखा है, यहाँ पर शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन है आप लोगों को शो किए गए। आपको ध्यान पूर्वक इस डायग्राम को देखना है और आप इसका आंसर लगा सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ड्यूडेनम शो किया गया है, तो किसका भाग है, छोटी आंत का, बड़ी आंत का, पित्ताशय या अंडाशय का। आप लोग देख पा रहे हो ये हमारे शरीर का वो भाग है, इसे हम लोग कहते हैं लिवर। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लिवर हमारी इस प्रकार यहाँ पर मौजूद होती है इस शेप में, राइट। तो ये हमारा लिवर है जिसे हम लोग यकृत के नाम से जानते हैं। वही अगर हम लोग देखें तो एक थैलेनुमा रचना, थैलेनुमा रचना जो यू आकार की रचना होती है, इसे स्टोमक या फिर आमाशय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह आमाशय होता है और आमाशय यहाँ पर हो जाता है खत्म। यहाँ पर हम लोग देखेंगे आपको एक थैलेनुमा स्ट्रक्चर देखने को मिल रही होगी और ये थैलेनुमा आकृति होती है पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। इसी लिवर से निकलने वाला जो सिस्टिक डक्ट आती है, वह सिस्टिक डक्ट इसके अंदर पित्ताशय को क्या करती है, जमा करती रहती है। पित्ताशय जो हमारे भोजन के अम्लीय प्रभाव को कम करता है पित्त रस को स्त्राव करने के बाद। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हो एक सी शेप का एक आकृति आपको देखने को मिल रहा है और सी शेप का आकृति यानी कि यहाँ छोटी आंत का हिस्सा शुरू हो जाता है, यह छोटी आंत का पहला हिस्सा माना जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट। और इसी फर्स्ट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी फर्स्ट पार्ट को हम लोग ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। और इसी के नीचे यहाँ पर आपको पैंक्रियाज देखने को मिलेगा जो हमारी अग्नाशयी ग्रंथि होती है, जो सबसे अगर हम देखें तो मिश्रित ग्रंथि या एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर पाई जाती है जहां से इंसुलिन निकलता है। तो जो सी शेप्ड का आप लोगों को एक ऑर्गन दिखाई दे रहा है, यह हमारी छोटी आंत का पहला भाग है और इसे ही हम लोग ड्यूडेनम के नाम से जानते हैं। छोटी आंत का पहला हिस्सा ड्यूडेनम होता है, दूसरा हिस्सा इसका जेजुनम होता है और तीसरा हिस्सा इसका इलियम होता है। आपको ध्यान रखना है, तो यह हिस्सा हो जाता है हमारा छोटी आंत का हिस्सा। आपको बहुत ही अच्छे से यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। इमेज में मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से समझा दिया है जिससे आपको समझने में सहायता यहाँ पर जरूर मिलेगी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग रुक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार ग्रंथि से एंजाइम स्रावित होता है। तो आपको बताना है कि जो हमारी लार ग्रंथि है, इस लार ग्रंथि का नाम भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि होती है, इससे क्या निकलता है, टाइलिन नामक एक एंजाइम निकलता है। टाइलिन एक प्रकार का क्या है, तो टाइलिन एक प्रकार का एंजाइम होता है जिसे हम लोग लार के नाम से जानते हैं। यह करता क्या है, तो आपको बताना है कि यह अगर हम लोग देखें तो यह भोजन में उपस्थित जो स्टार्च होता है, इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का सरलतम रूप। सबसे पहले मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसी टाइलिन को मैंने आपसे कहा है, इसे एमाइलेज के नाम से भी जाना जाता है। इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने बड़े अच्छे से समझा है, सारे क्वेश्चन काफी शानदार है आज के सेशन में। अब आपसे केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे गए इनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आपको वही समझना है, जैसे ही हमारे पास केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आता है आपको अपने माइंड को केमिस्ट्री की तरफ डाइवर्ट करना है। अब हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक शानदार क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। अगर आपसे कोई पूछा जाए, एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, अगर मैं 3 प्रकार के पार्टिकल्स की बात करूं जिनसे एक परमाणु का निर्माण होता है, अगर हम इनके मास को देखें तो एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, मास यानी द्रव्यमान कितना होगा, तो 9.1095 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। आपको ध्यान रखना है ये होता है मास। अगर हमें किलोग्राम में इसको व्यक्त करना है तो यहाँ केजी आ जाएगा, परंतु ऊपर आ जाएगा -31। आपको समझना है। अगर एक प्रोटॉन के मास की हम बात करें तो 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम ये होता है एक प्रोटॉन का। और एक न्यूट्रॉन का अगर हम मास देखें तो 1.6749 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम इसका वजन होता है, यानी कि भार होता है। तो आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ पर पूछा है, तो 1.67 इंटू 10⁻, अच्छा केजी में देके रखा है। तो दोस्तों अगर केजी में बदलना हो तो इसी को 24 को आप 27 यानी 10⁻27 किलोग्राम हो जाएगा। आपको केवल इतना ध्यान रखना है। ग्राम में पूछा जाता है तो ग्राम में 10⁻⁻24 ग्राम बिल्कुल सही जवाब इसका होने वाला है। तो यहाँ हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, और ग्राम में 24 इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे लिए। चलिए
प्रोटॉन के साथ साथ आप लोगों को इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का मास भी पता होना चाहिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है 9, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है, आप लोगों को बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी तत्व का रासायनिक गुण कौन निर्धारित करेगा। देखिए रासायनिक गुण का मतलब हो जाएगा कि अगर हम किसी भी तत्व के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या की देखें, यानी अगर हम लोग बात करते हैं परमाणु संख्या की, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब डियर स्टूडेंट आपको समझना है कि जो एटॉमिक नंबर वाला वैल्यू होता है जिसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं, और जितना Z होता है उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम्स के अंदर प्रेजेंट होगा। आपको यहां से एक बात को समझना है, और ये बात है कि अगर हम किसी भी तत्व में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेंज करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलने से उस तत्व का पूरा रासायनिक गुणधर्म बदल जाता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलने से रासायनिक गुणधर्म का बहुत बड़ा एक संबंध होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या, मान लीजिए कि मेरे पास क्लोरीन है और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक अभी है 17, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, Cl- बन गया। अब इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। आप देखोगे कि यह क्लोरीन है और यह क्लोरीन का आयन है Cl-। यह क्लोरीन का आयन आर्गन की तरह बिहेव करेगा जो परमाणु क्रमांक 18 पर मौजूद होता है। तो इलेक्ट्रॉन बदल देने से किसी भी तत्व की रासायनिक गुणधर्म भी क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। इसी क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है, सही जवाब इस प्रश्न का क्या हो जाने वाला है, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, उपयुक्त सभी आप लोगों को यहां पर आंसर नहीं देना है। सही जवाब हो जाएगा कि द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने योग्य ये प्रश्न माना जाएगा। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट, काफी शानदार प्रश्न है कि जब बर्फ पिघलती है तो क्या, आपको बताना है कि when the snow melt तो क्या होगा, क्या वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है और द्रव्यमान घटता है। काफी स्टूडेंट्स को ऐसे प्रश्नों में भी बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे नहीं होते। तो आपको ध्यान रखना है कि बर्फ के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग एक बात समझे तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या वजह है कि सर्दी के दिनों में जो पाइप होते हैं वो फट जाते हैं अक्सर, या जो नलियां होती है फट जाती है। तो आप लोगों को इसका कारण जानना है कि इसका प्रमुख कारण होगा कि सर्दी के दिनों में जो पानी भरा हुआ है पाइप्स के अंदर वो पानी क्या हो जाता है, जम जाता है, मेल्ट हो जाता है। और जब मेल्ट हो जाता है तो मेल्ट होने के बाद में ये क्या करेगा, जब ये मेल्ट नहीं होना, इसको फ्रीज करेंगे, सॉरी फ्रीज करेंगे। तो जब ये पानी फ्रीज होता है, जम जाता है, तो ये अपना आयतन जो है बढ़ा लेता है। आयतन बढ़ने की वजह से वहां का जो पानी है वो फैलेगा और फैलने की वजह से पाइप फट जाता है। ये प्रमुख कारण है। तो पानी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि पानी पिघलने के बाद नहीं फैलता परंतु जमने के बाद फैलता है। तो यही इसका जवाब है कि अगर यह मेल्ट हो रहा है यानी पिघल रहा है तो इसका आयतन घटेगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल सही जवाब होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ग्लास पानी आपके पास है, इस पानी के अंदर आप लोगों ने क्या किया, एक बर्फ का टुकड़ा डाल दिया और इस बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा, तो बताइए इस पानी का जो स्तर है क्या वो बढ़ेगा। तो आप बताओगे कि इस पानी का जो स्तर है वो क्या रहने वाला है, अपरिवर्तित रहने वाला है, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। ये क्या होगा, रिमेन कांस्टेंट होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि बर्फ जो है पिघलने पर नहीं फैलती है परंतु जमने पर फैलती है। पानी अगर जमेगा, फ्रीज होगा तो यह फैलेगा। सही जवाब हो जाएगा आयतन घटता है। देखिए बहुत ही सोच समझकर आपको इन प्रश्नों का जवाब देना चाहिए एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप लोगों को 11 क्वेश्चन दिया है कि H2 प्लस या फिर H2, और यहाँ पर चलिए मैं लिख देता हूँ H2 प्लस है और एक एलिमेंट दिया है आपको H2 और एक देके रखा है आपको O2 प्लस। मैं इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लोगों को बताना है। देखिए आयनों से लेकर बहुत ही शानदार प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आप हल्के में बिल्कुल भी ना लें क्योंकि काफी स्टूडेंट है जिसको ये समझ ही नहीं आता है कि इसमें करना क्या है। आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, हाइड्रोजन के पास अगर मैं सिंगल हाइड्रोजन लिखता हूं तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर तो दो हाइड्रोजन थे, इसका मतलब यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन थे और दो इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया यानी कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बच जाता है, एक बच जाता है। क्या आपको समझ में आ रहा है?
अगर ये बिना आयन का होता तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन यानी दो हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हो, यहाँ कोई आयन नहीं है तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, दो, क्योंकि हाइड्रोजन अपने पास एक इलेक्ट्रॉन रखता है। तो यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ दो हो जाएगा। अब हम लोग ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। एक ऑक्सीजन के पास में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, कुल 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं एक ऑक्सीजन के पास। तो दो इलेक्ट्रॉन के पास, दो ऑक्सीजन के पास में हो जाएंगे 16 इलेक्ट्रॉन, और 16 इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, यानी इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने बच गए, 15। तो आपको डियर स्टूडेंट ध्यान पूर्वक समझना है इस प्रश्न को, काफी शानदार क्वेश्चन है। 1 2 15, 1 2 15 हमारे पास में ऑप्शन देके रखा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1 2 15 क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनों से कैसे निकालते हैं आज के प्रश्न में मैंने आप लोगों को काफी अच्छे से समझाया। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स को लेकर है कि आपको बताना है कि हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ NH4 to SO4, यानी NH4 होल ट्वाइस SO4 में आपको कितने एटम नजर आ रहे हैं। तो एटम गिनना तो बड़ा आसान है आप सभी के लिए, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन सेशन में इसको देख चुके हो। देखिए अगर हम यहाँ कुल परमाणुओं की बात करें, कुल परमाणु की बात करें तो कुल परमाणु कितने हो जाएंगे, आपको ध्यान पूर्वक समझना है। तो यहाँ चलिए मैं इसको फिर से लिख देता हूं, यहाँ H4 होगा एक एटम। तो आपको होल्ट वाइज देखने को मिल रहा है, तो नाइट्रोजन के भी यहाँ पर कितने एटम होंगे, नाइट्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है। क्लियर। अगर हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के 4 एटम तो यहाँ पर है, पर 2 यहाँ होल्ट वाइज पे, तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे यानी कि 8 एटम यहाँ पर हो जाएंगे। वही अगर हम सल्फर की बात करें तो 1 एटम, और ऑक्सीजन का यहाँ पर 4 एटम। अगर हम टोटल काउंट करें तो 10 और 11 और 4 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ टोटल जो परमाणु हमारे पास देके रखे कितने हैं, 15। तो सही जवाब इस प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 15, जो आप लोगों को सामने यहाँ पर देके रखा है, जिसे आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। तो परमाणुओं की संख्या निकालना आपको बेहद आसान लगने लगा होगा, क्योंकि हम लोगों ने इनको पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि नाइट्रोजन, ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जो आप लोग अब आगे देने वाले एग्जाम है इनमें भी इनसे रिलेवेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा आपको बताना है। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक मास इसका 14 हो जाता है और एटॉमिक नंबर इसका 7 है। वही हाइड्रोजन की बात करें तो इसका एटॉमिक अगर हम मास देखें तो 1 है, और वही एटॉमिक नंबर भी इसका 1 होता है। इन्हीं के मिलने से आपको पता है अमोनिया का निर्माण होता है NH3। वही अगर हम लोग बात करें तो इसका परमाणु भार हम लोगों को निकालना है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान आपको निकालना है, मोलिकुलर मास। और मोलिकुलर मास निकालने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इनके एटॉमिक मास को जोड़ दीजिए। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पर 14 है, और अगर हम लोग एक हाइड्रोजन की बात करें तो 1 होगा। वही 3 हाइड्रोजन कितने मोलिकुलर वेट को रखेंगे, 3 को, यानी 1 into 3 करेंगे 3 हो जाएगा। टोटल मिलाकर यहाँ पर कितना हो जाने वाला है, 17। तो 17 हमारे ऑप्शन में होना चाहिए। चलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। दोस्तों कैसे लग रहे हैं ये सारे क्वेश्चन, कमेंट जरूर किया करो। मेहनत अगर की जा रही है, आपको लग रहा है कि मेहनत हो रही है आपके लिए, तो कमेंट करने में आपको जरा सा वक्त लगता है और एक छोटा सा लाइक तो बनता ही है। आज का जो लाइक का टारगेट है वो होगा 100 लाइक्स का, आपको इसको अचीव करना है। तो देखते हैं कि आज हमारे स्टूडेंट्स इस सेशन को कितना प्यार देते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चंस हमारे सामने हो चुका है, 14 क्वेश्चन की बारी है। पढ़ते अधातुओं में आमतौर पर सबसे भारी सतह या शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल नॉन मेटल को लेकर पूछे जाने वाला बेहद चर्चित क्वेश्चन है। एक मेटल और एक नॉन मेटल हम लोग देख लेते हैं। अगर आप मेटल की बात करते हो तो जो इलेक्ट्रॉन का इजीली क्या कर दे, त्याग कर दे, उन्हीं को हम लोग धातु बोलेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे आसानी से, उन्हें हम लोग अधातु कहते हैं। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने के बाद में धनायन बनाते हैं। इसी धनायन को हम केटायन के नाम से भी जानते हैं, केटायन बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, एनायन का निर्माण करते हैं, एनायन बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना, एनायन यानी ऋणायन भी इससे हम लोग बोल सकते हैं, ऋणायन बनाने का कार्य ये करते हैं। तो दोस्तों ध्यान से समझना है। आप लोग देखें कि धातु इलेक्ट्रॉन को दान क्यों करती है। हर एक तत्व चाहता है कि वह अपना अष्टक पूर्ण करे, अपने नजदीक जो अक्रिय तत्व बैठा हुआ है उसके वो कॉपी करे। इसी के लिए ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट या गेन करते हैं। तो अधातु अपने अंतिम कोष में, धातु अपने अंतिम कोष में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को रखना पसंद करती है ताकि ये इजीली डोनेट करे। और अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 6
7 और 8 ये जो एलिमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं जिनके लास्ट सेल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे अधातुएं। तो धातु हमसे पूछा गया है, अधातु हमसे पूछा गया है सॉरी, तो अधातु तत्व में कितने होंगे? तो 5 6 7 8। और अगर धातु तत्व पूछा जाता है तो 1 2 3। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 5 6 7 8। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये लास्ट सेल में प्रेजेंट होते हैं किसके? नॉन मेटल के अधातुओं के। आपको बड़े अच्छे से इस प्रश्न को समझना था। तो दोस्तों समझ में आप लोगों को आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 15, किसी परमाणु की कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जाता है? आपको ध्यान रखना है 1921 में बोरबरी का सिद्धांत, बोरबरी नियम क्या बोलता है? बोरबरी रूल का कहना है कि अगर आप किसी परमाणु की कक्षा में यानी कि सेल में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेल में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको निकालना है, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर आपको निकालना है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमें एक छोटा सा नियम पता होना चाहिए और ये नियम है बोरबरी नियम, जिसे हम लोग 2n² रूल के नाम से जानते हैं। 2n² रूल। अगर आपको चाहिए कि पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ n का वैल्यू 1 रख देंगे, यानी कि ये 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 1 जा 2 हो जाएगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। वही अगर हम लोग n का वैल्यू 2 रखते हैं तो दूसरी सेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों को निकल कर आ जाएंगे। ये हो जाएगा 2 × 2² यानी 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरी सेल में कितने हो जाएंगे? 8। इस प्रकार आप सभी सेल में रहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या को इजीली निकाल सकते हो। अगर हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखना चाहें तो यहाँ 2 × 3 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 3 जा 9 9 2 जा 18 इलेक्ट्रॉन टोटल थर्ड सेल्स के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो दोस्तों कितना शानदार प्रश्न है, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, आपको ध्यान से समझना है। 2n² रूल, इसे हम लोग ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा हमारे लिए, और एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 का रुख करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी के सामने कि कार्बन परमाणु के बारे में, जो कार्बन परमाणु आपको देके रखा है C6 और 12, 6C12 यानी कि ये इसका एटॉमिक नंबर है जिसे हम लोग Z बोलते हैं, और ये इसका A है यानी कि परमाणु भार, ये परमाणु क्रमांक। और जितना परमाणु क्रमांक उतने ही प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। बस इसी बात से आपका एक क्वेश्चन जो है बहुत इजी बन जाएगा। पूछा गया है कि यहाँ पर कितने कार्बन परमाणु के बारे में आपको बताना है कि क्या होगा, क्या इसमें 12 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन है? तो अगर हम लोग देखें, अगर मुझे न्यूट्रॉन निकालना है तो डियर स्टूडेंट काफी इजी है कि अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो 6C12 में से देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक भी 6 है, प्रोटॉन भी 6 है और इलेक्ट्रॉन भी 6 है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकाली जाए? तो इस 12 में से 6 को जैसे ही माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर 6, और यहाँ पर परमाणु भार या A कितना है तो वह भी 12 है। तो आप देखिए क्या न्यूट्रॉन 12 है? तो न्यूट्रॉन 12 नहीं है, न्यूट्रॉन तो 6 है, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखो, इसमें 6 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन सही है पर 12 न्यूट्रॉन नहीं होंगे, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, यानी इट हैज 6 न्यूट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन। तो 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न का। और अगर लास्ट ऑप्शन देख ले तो इसमें 12 प्रोटॉन होंगे ही नहीं, 6 प्रोटॉन यहाँ पर प्रेजेंट है। तो दोस्तों कंफ्यूज किया जा सकता है क्वेश्चन के द्वारा, आपको इस प्रकार एग्जाम में आपको बिल्कुल अडिग रहना है क्योंकि आपके पास में इसके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको परमाणु संरचना पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर, या फिर प्लेलिस्ट भी हम बना देंगे, वीडियो सेक्शन में जाकर एटॉमिक स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि वहां मैंने टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस किया है, पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों का बहुत अच्छे से हो जाना है। तो यहाँ के सेशन आप लोगों को बहुत ही इजी लगेंगे। चलिए फिजिक्स का क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली इन वैक्यूम, आपको बताना है कि कोई भी वस्तु जब स्वतंत्रता पूर्वक गिरती है, अगर मैं इस पेन को फ्रीली फॉल करवाऊंगा नीचे तो यह मुक्त रूप से गिरता हुआ एक पिंड है, और यहाँ मुक्त रूप से गिरते हुए एक पिंड में आपको ध्यान रखना है कि जो भार होता है वह शून्य होता है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर क्या पूछा गया है कि स्वतंत्र रूप से गिरते हुए एक पिंड में क्या होगा? तो समान गति होगी। गति क्या समान होगी? क्या वेग समान होगा? क्या समान त्वरण होगा? या समान बल होगा? तो डियर स्टूडेंट आपको बताना है जैसे जैसे यह वस्तु पृथ्वी की सतह के पास आती है, इसका जो वेग है वह तो बढ़ता है, वेग बढ़ता है।
और वेग किससे बढ़ता है, तो आपने स्मॉल जी का वैल्यू पढ़ा होगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस गति से इसका जो वेग है वह बढ़ेगा। अगर हम लोग बात करते हैं वेग, समान वेग होगा तो वेग तो बढ़ेगा, समान गति तो यहाँ पर ये भी स्पीड जो है डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि वेग की बात करेंगे, स्पीड तो यहाँ पर होगा ही नहीं, वेग भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। समान त्वरण और समान बल, तो देखिए बल तो बढ़ेगा क्योंकि जैसे जैसे अर्थ के निकट आएगा जो ग्रेविटी होती है उस पर और तेज होगी, और यह निकटतम अगर हम देखें तो इसका बल ज्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम त्वरण की बात करें ए की, तो डियर ए बराबर यहाँ पर होता है जी, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि यहाँ इस क्वेश्चन में जो शून्य में यानी कि जीरो ग्रेविटी यानी वैक्यूम की बात करें, तो स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही तो उसका त्वरण जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। त्वरण समान होगा, इस बात को आप लोगों को ध्यान से समझना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख के कैटेगरी का क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ जो त्वरण होगा वो क्या होगा, समान। त्वरण क्या होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, परिवर्तन की दर को हम त्वरण के नाम से जानते हैं। इसका एसआई मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट है, तो त्वरण का होगा एक्सेलरेशन। क्वेश्चन नंबर 18 है आप सभी के सामने, देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज 0 देन व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी वस्तु के द्वारा कोई तय की गई दूरी शून्य हो तो उस वस्तु का विस्थापन क्या होगा, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि अगर कोई वस्तु तय की गई दूरी शून्य है तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा। देखिए विस्थापन होता क्या है, तो चली गई न्यूनतम दूरी। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विस्थापन क्या है, चली गई न्यूनतम दूरी यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन के नाम से जानते हैं। ऐसा यूनिट यहाँ पर मीटर ही होता है, मीटर ही होता है, जिसे स्मॉल एम से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों आपको बताना है ध्यान से कि यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं पॉइंट ए से मैं चलना स्टार्ट करता हूँ, मैं पॉइंट बी पर इस तरीके से नॉन डायरेक्शनल एक मूवमेंट की, तो मेरा ये हो गई दूरी, और विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी यानी कि शॉर्टकट। तो अगर मैंने कोई दूरी तय की ही नहीं, मेरा ए पॉइंट बी पॉइंट यहीं पर है, तो जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। विस्थापन हो जाएगा जीरो, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। शून्य विस्थापन के साथ में ये वस्तु क्या करेगी, गति करेगी। आपको ध्यान रखना है 18 का सही जवाब हो जाएगा, हम लोगों ने देख लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि when the acceleration is negative the velocity of a body, जब त्वरण ऋणात्मक होता है तो किसी पिंड का वेग। देखिए दो प्रकार के त्वरण होते हैं, वेग में परिवर्तन की दर, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं कि वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण के नाम से जानते हैं। परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसे स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, और इसका जो एसआई यूनिट हो जाता है वह हो जाता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है, वर्ग सेकंड। तो डियर स्टूडेंट आपको बताना है कि अगर ये वेग धनात्मक हो रहा है तो इसे हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन के नाम से जानेंगे, और अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो इसे हम लोग रिटार्डेशन या फिर इसको मंदन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो वेग होता है वो क्या होता है, पहले ज्यादा और बाद में कम हो जाता है, यानी धीरे धीरे घटता है। तो किसी पिंड का जो वेग है विल डिक्रीज, तो यहाँ पर हो जाएगा अगर त्वरण ऋणात्मक होता है तो किसी पिंड का जो वेग है वो घटेगा, और अगर धनात्मक त्वरण की स्थिति होती तो वेग क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। इस बात को आपको समझना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रक्षेप या जो प्रोजेक्टाइल मूवमेंट होती है इसका पथ कैसा होता है। देखिए प्रोजेक्टाइल मूवमेंट किसको बोलते हैं, आपने एक पत्थर को फेंका या क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट की बॉल को फेंकता है, तो अगर वो बॉल इस वाले पथ का अनुसरण कर रही है, देखिए ये है अर्थ सरफेस, और इस वाले पथ का अनुसरण अगर बॉल के द्वारा किया जा रहा है तो इस शेप को हम पैराबोलिक शेप के नाम से जानते हैं, या फिर इसका जो नाम हो जाएगा परवलयाकार या पैराबोलिक शेप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो पैराबोल यानी पैराबोलिक शेप के अंदर ये आएगा। तो जो प्रक्षेप होता है या प्रोजेक्टाइल मोशन होती है या प्रोजेक्टाइल पथ होता है वह पैराबोलिक आकार का होता है। आपको ध्यान से समझना है। अगर आप पत्थर फेंक रहे, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि किसी पत्थर को किस पथ का अनुसरण करते हुए फेंका जाए कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करे, अधिकतम दूरी को क्रॉस करे, तो उसका पथ हो जाएगा पैराबोलिक यानी कि परवलयाकार। आपको बहुत अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में, और वीवीआईपी क्वेश्चन ये माना जाता है, एग्जाम में पूछा गया है। यदि एक लड़का समान रफ्तार से चल रही किसी ट्रेन में बैठा हुआ है और वह एक गेंद हवा में फेंकता है तो वह गेंद कहां गिरेगी। आपको बताना है,
मान लीजिए एक चलती हुई ट्रेन के अंदर एक लड़का बैठा हुआ है और वह उस गेंद को ऊपर उछाल रहा है, तो वह गेंद कहाँ गिरेगी आपको बताना है। ऑप्शन नंबर है कि गेंद उसके सामने गिरेगी। चलती हुई ट्रेन में उसने गेंद उछाली, वह गेंद क्या उसके सामने गिरेगी। अगला, गेंद उसके पीछे गिरेगी क्योंकि ट्रेन चल रही है। गेंद उसके हाथ में गिरेगी और गेंद वापस नीचे आएगी नहीं। देखिए अलग अलग 4 वैरायटी के ऑप्शन देके रखे हैं। मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन बोल रहा हूं वैसे। देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर मैं जड़त्व की बात करूं तो अभी एक लड़का, वह बॉल और ट्रेन किस जड़त्व को प्राप्त है? गति के जड़त्व। गति का जड़त्व यहां पर देखने को मिल रहा है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन जड़त्व वस्तु की एक जीद है जिसमें वस्तु हमेशा रहना चाहती है और यह किसी वस्तु में उसके द्रव्यमान पर निर्भर करने वाली इकाई मानी जाती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में हमेशा हमेशा पूछा जा चुका है। तो अभी ट्रेन, बॉल और लड़का तीनों गति के जड़त्व में है। अगर ऐसा होता कि चलती हुई ट्रेन से उसने बॉल को ऊपर फेंका और ट्रेन रुक गई तो ध्यान रखना है बॉल उसके आगे गिरेगी। अगर ट्रेन चल रही थी, उसने बॉल फेंकी और ट्रेन ने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया, अब क्या होगा कि अब ट्रेन की जो त्वरण है वो बढ़ गया, जिसकी वजह से जो बॉल है वो कहां गिरेगी? उसके पीछे। परंतु अभी एक समान त्वरण से वह ट्रेन चल रही है तो आपको ध्यान रखना है कि बॉल उसके हाथ में ही गिरेगी। ये 3 केसेस मैंने आपको बता दिए, ये 3 केसेस बता दिए। चलिए एक बार फिर से मैं जल्दी से रिपीट करवा देता हूं। नंबर 1 पॉइंट कि अगर बॉल फेंका उसने और ट्रेन ने अपनी गति को कम कर दिया, यानी कि ट्रेन में मंदन हुआ, उसकी गति पहले ज्यादा थी अब हो गई कम, तो अब बॉल उसके सामने गिरेगी। अगर ट्रेन ने अपनी गति को बढ़ा दिया बॉल फेंकने के बाद, तो वह ज्यादा त्वरण दिखाएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन हुआ और बॉल उसके पीछे गिरेगी। और अगर वो एक समान, उसने वेग नहीं बदला है, किसी प्रकार का त्वरण नहीं हुआ, तो वह उसके हाथों में गिरेगी। चलिए कंडीशन नेक्स्ट 4th और 5th में बता देता हूं। अगर एक चलती हुई ट्रेन से कोई लड़का बॉल को बाहर की ओर फेंके खिड़की से, तो वह उसे अपने साथ ही चलते हुए देखने को मिलेगी। परंतु सामने अगर कोई व्यक्ति खड़ा है प्लेटफॉर्म पर, तो उसे वो बॉल पैराबोलिक शेप बनाते हुए देखने को मिलेगी। यह भी कंडीशन एग्जाम में देखने को मिलती है ना। तो पैराबोलिक शेप किसको नजर आएगी? वो तो परवलयाकार आकार का रूप धारण करते हुए वो देखेगी किसको? जो बाहर व्यक्ति खड़ा है उसको। तो काफी शानदार प्रश्न है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि उसके हाथ में ही गिरेगी। कहां गिरेगी? यानी द बॉल विल फॉल इनटू हिज हैंड। आपको यहां पर सही जवाब देना है। इसका सही जवाब मैंने आपको बता दिया है। काफी शानदार प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप का उदाहरण है? प्रोजेक्टाइल मूवमेंट मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है कि अगर कोई वस्तु चलते हुए इस पथ का अनुसरण करे तो यह प्रोजेक्टाइल, और इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कवर की जाती है किसी भी वस्तु के द्वारा। तो आपको बताना, क्या लंबी कूद में दौड़, क्या यह एक रनिंग इन द लॉन्ग जंप, क्या एक प्रोजेक्टाइल मूवमेंट का एग्जांपल है? जमीन पर पुश की हुई गेंद को रोकना, या फिर हवा में फेंकी हुई गेंद, या फिर कबड्डी में आक्रमण? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा अ बॉल थ्रोन इन द एयर। यानी एयर में जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो प्रोजेक्टाइल मूवमेंट वो करेगी। आप लोगों को ध्यान से समझना है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए काफी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नजर आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूछा गया है कि एक ही स्थूलता के दो पिंड को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका गया। चलिए इसको मैं डायग्रामिक समझाऊंगा। एक मीनार बनी हुई है और इस मीनार की चोटी पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका गया, दो पिंडों को फेंका गया। एक पिंड एक्स यानी कि ऊर्ध्व रूप से, यानी कि एक पिंड को सीधा इस तरीके से गिराया गया है नीचे, यानी कि अगर हम लोग बात करें ऊर्ध्व रूप से इसको गिराया गया है, और वर्टिकली इसको फेंक दिया गया, नीचे डाल दिया गया। और क्या बोला गया इसने? और दूसरा पिंड जो समतल फेंका गया, समतल यानी कि वो प्लेन, अगर हम लोग देखेंगे तो प्लेन पाथ को यूज करते हुए फेंका गया इस तरीके से, इस तरीके से। तो आपको बताना है यहाँ पर क्या कि दोनों जमीन पर एक गतिज ऊर्जा सहित पहुंचेंगे। डियर स्टूडेंट, बहुत ही शानदार प्रश्न है। मैं एग्जाम नहीं बता सकता हूँ कि कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये वैसा क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ एक समतल गति हो रही है और एक हो रही है वर्टिकल, तो ये जमीन पर कैसे पहुंचे? देखना ये वाला जो पत्थर है ना, ये पिंड, ये क्या करेगा? पैराबोलिक शेप बनाकर इस तरीके से गिरेगा। हर एक सेकंड अर्थ की तरफ ये बढ़ता चला जाएगा, अर्थ की तरफ इसका जो मूवमेंट होगा हर एक सेकंड बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ मैं बताऊंगा ये सेम केसेस में जब ये दोनों एक साथ गिराए गए थे, एक वर्टिकली और एक प्लेन पाथ बनाकर, तो ये दोनों जमीन पर एक ही काइनेटिक एनर्जी को यूज करते हुए आते हैं। ध्यान रखना इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सेम होती है।
तो इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। दोनों जमीन पर एक ही गतिज ऊर्जा सहित पहुंचेंगे, पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको समझा देता हूं कि जो एक्स होगा वो अधिक गतिज ऊर्जा के साथ में, जो एक्स हम लोगों ने यहाँ एक्स और वाई माना था, एक पिंड एक्स है और एक पिंड वाई है, तो जो वाई समतल फेंका गया था और एक्स जो है वर्टिकल फेंका गया था। तो उसने बोला है कि जो एक्स अधिक गति इसके साथ तो नहीं पहुंचेगा, या फिर आपसे वाई तो नहीं पहुंचेगा, और बोला गया है कि एक्स और वाई दोनों जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। तो ये एक साथ पहुंचेंगे, पर आपको बताना है दोनों सेम काइनेटिक एनर्जी के साथ पहुंचेंगे। आपको बताना है दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक जैसी रहेंगी और इस जमीन पर एक साथ पहुंचेंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा इस प्रश्न के लिए। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिफ्ट के रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, पूछा गया है कि विच इज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग लिफ्ट इज। लिफ्ट के संबंध में आपको सही कथन बताना है। दोस्तों जल्दी से इस प्रश्न का जवाब दीजिए। पहला है, लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति हल्का अनुभव करता है, अगर अचानक ऊपर जाने लग जाए तो लिफ्ट में बैठ। देखिए मैं सारी कंडीशन आप लोगों को लिफ्ट की समझा देता हूँ जो आपको समझ में आनी चाहिए। एक व्यक्ति है जो लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ है, इस प्रकार खड़ा हुआ है, मान लीजिए लिफ्ट डोरी से बंधी हुई है, तो हम लोग लिफ्ट को क्या देखेंगे, यहाँ में स्मॉल जी का एक इफेक्ट देखना है, गुरुत्वीय त्वरण का। अगर लिफ्ट अचानक ऊपर की तरफ बढ़ती है ना, तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का जो भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। लिफ्ट के अचानक ऊपर की तरफ अगर ये लिफ्ट अचानक सडनली त्वरित गति से अचानक त्वरण में परिवर्तन हो, तो व्यक्ति जो है ये लिफ्ट में क्या करेगा, इसका जो भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। और अगर ऊपर से अचानक नीचे की ओर लिफ्ट आना शुरू कर दे तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का जो भार है वह घटा हुआ प्रतीत होगा। और तीसरा केस है कि अगर ये बिना त्वरण के, बिना किसी एक्सेलरेशन के या बिना त्वरण के लिफ्ट अगर एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के भार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, यह भार रिमेन कांस्टेंट होगा जो पहले था, है ना। तीन जो स्टेटमेंट है आप लोगों को समझ में आने चाहिए। तो यहां मैंने पहला स्टेटमेंट बताया कि अचानक ऊपर जाने पर लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार बढ़ेगा, अचानक नीचे आने पर घटेगा, और एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होगा, समान रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिफ्ट के संबंध में बताना है, लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाती तो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति का भार हल्का नहीं, ये तो भारी अनुभव करेगा। अगला, लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जाता है तो बैठा व्यक्ति का भारी एक समान वेग से तो किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होगा। लिफ्ट एक समान वेग से नीचे की ओर जाता है तो हल्का अनुभव होगा। देखिए क्या ये सही है, और लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता है तो भारी अनुभव होगा। एक समान वेग से अगर नीचे आता है तो भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु आप ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से पढ़िए। बोला गया है कि लिफ्ट त्वरित गति से, यानी कि अगर ये एक्सेलरेट होके ऊपर जा रही है, अगर अपना वेग अचानक बदल रही है, तो व्यक्ति जो बैठा हुआ है उसके अंदर भार का अनुभव होगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात ईमानदारी से बता रहा हूं कि आपके पास ये सेशन आ रहा है ना, काफी मेहनत से आ रहा है, काफी मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के बदले में हमें आपसे केवल एक छोटा सा लाइक, और इस वीडियो को आप जितने लोगों के पास शेयर कर सको उतने लोगों के पास शेयर करना है। हम चाहते हैं कि ये सभी क्वेश्चन उन लोगों के पास जरूर पहुंचे जिनको इनकी जरूरत है, जो जरूरतमंद लोग हैं। तो आप प्लीज ये सभी सेशन को अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें, क्योंकि कितने अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज सेशन का। 25 मॉक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे आज का सेशन। जब लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो लिफ्ट में बैठा व्यक्ति कैसा अनुभव करेगा। देखिए बैक टू बैक लिफ्ट से दो क्वेश्चन, मैंने तीन कंडीशन, अचानक ऊपर जाना भार बढ़ना, अचानक नीचे आना भार घटना, एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाना भार में कोई परिवर्तन नहीं। अब मैटर हो रहा है कि अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, मान लीजिए एक लिफ्ट के अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ये व्यक्ति है, और ये लिफ्ट की डोरी यहाँ से ब्रेक हो जाती है, यहाँ से टूट जाती है, तो बताइए मुझे क्या होगा। इसको मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ, क्या होगा। तो यह लिफ्ट जो होगी यह फ्री फॉल करते हुए एक पिंड की भांति नीचे गिरती है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए एक लिफ्ट पिंड की भांति नीचे गिरेगी। और इसमें क्या होता है, तो जो व्यक्ति होगा वह भार शून्य का अनुभव करेगा, यानी क्या हैवी होगी हल्की होगी, भार शून्य, यानी यहाँ वेट लॉस की कंडीशन जो है वो बन जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो लिफ्ट एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई पिंड की भांति नीचे गिरेगी, इसमें बैठे व्यक्ति का जो भार होता है वो क्या होगा, शून्य की भांति काम करेगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने काफी शानदार प्रश्न, और आज मैंने आपके सेशन में आपको पढ़ाया है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेशन का 5th पार्ट हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है। तो आप अभी एक छोटी सी कमी यह है कि आप सेशन को शेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं।
तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए मेहनत की जा रही है तो ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग होनी ही चाहिए। तो आज मॉक हम लोगों ने या सेट जो प्रीवियस एग्जाम्स का सेट है 5 हम लोगों ने कंप्लीट के लिए। कल मिलते हैं हम लोग सेट 6 के साथ में, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन में फिर लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आप सभी अपना ध्यान रखें और आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।